दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे का टॉपिक पढ़ते हुए लास्ट लेक्चरों में हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल किए थे। आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आपके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं किसके लिए, मीटर ब्रिज के लिए, ठीक है। मीटर ब्रिज क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, उस पर न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, उस पर क्वेश्चन क्या आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन the value of unknown रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज कहां पर करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ठीक है। तो प्रिंसिपल में क्या होता है, इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब चार साइड पर चार रेजिस्टेंस होंगे, दो पता होंगे, एक वेरिएबल होगा और एक अननोन होगा। और गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, वो अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन को लिखना नहीं है, डायग्राम। आप यहां पर सर्किट डायग्राम भी लिख सकते हो, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो वो आपको बना के समझ लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, एक लकड़ी का बहुत बड़ा बोर्ड होता है जिसमें आपकी एल शेप की क्या लगी रहती है, कॉपर स्ट्रिप लगी रहती है, मोटी मोटी लगी रहती है, जिससे इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ना के बराबर होता है। तो दो एल शेप की क्या लगी रहती है, कॉपर स्ट्रिप लगी रहती है, ठीक है। इनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप और लगी रहती है यहां पर बीच में, ठीक है। यहां पर आपका ये हो गई आपकी कौन सी, ये ए एक्स ए एम एन एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए और बी होता है इसके बीच में क्या होता है, 1 मीटर लंबा, कितना, 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर यूज होता है। कौन से मटेरियल का नाम याद रखना, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर यूज होता है। तो आपसे पूछा जाता है विच मटेरियल इज यूज्ड इन वायर ऑफ मीटर ब्रिज, तो कौन सा, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, ठीक है। क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर यहां पर आपका एक पॉइंट क्या होता है, सी होता है, ठीक है। या आप यहां पर पॉइंट क्या मान लो, डी मान लो, ठीक है। यहां पर आपका पॉइंट क्या होता है, डी होता है। यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, आर बी, ठीक है, जिससे हम जितना ओम का रेजिस्टेंस चाहे इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के बीच में, ये आपका एम और एन, नीचे लिख लो एम और एन, यहां एक्स और वाई, यहां के बीच में अपन क्या लगाते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एस निकालनी है, ठीक है। अब ये ए और बी के बीच अक्रॉस के लगा देते बैटरी, चाहे इधर लगा लो चाहे ऊपर डायग्राम बना लो, कहीं पर भी बना सकते हो। एक बैटरी लगाते हैं, कितनी वोल्टेज वी की, किसकी हेल्प से, रियोस्टेट आर एच की हेल्प से और की के की हेल्प से, ठीक है। ये आपका सर्किट हो गया। यहां पर क्या करते हैं, डी पर गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट कनेक्ट करते हैं और दूसरे पॉइंट को जॉकी के थ्रू यहां पर अपन क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। बैलेंस पॉइंट मतलब क्या होता है, जहां पर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। मान के चलो ये कितने पर मिला, एल सेंटीमीटर पे मिला, ठीक है। तो बाकी कितना बच जाएगा, बाकी आपका बच जाएगा 100 माइनस एल
सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है आपकी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये आपका डायग्राम हो जाता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं P, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं Q। ये आपका पॉइंट हो गया C। ठीक है, अब क्या होता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है लेट रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ wire of Wheatstone bridge, sorry, of meter bridge is rho, and area of cross section is A, then the resistance of balance length resistance of balance length। अच्छा एक काम करो, इसको B मत मानो, इसको C मान लो और इसको B मान लो, तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वैसे ही बन जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस लेंथ AB बराबर AB, तो बैलेंस लेंथ AB का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको क्या मान लेंगे P, तो P बराबर रो L अपॉन A। ठीक है, P बराबर रो L अपॉन A। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग वायर BC Q बराबर रो 100 माइनस L अपॉन A। ठीक है, ये आपका P हो गया, Q हो गया। अब अपन फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, तो एट बैलेंस कंडीशन, when no current is flowing through galvanometer। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तब को बैलेंस कंडीशन को क्या बोलते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये P अपॉन ये Q, ये R अपॉन ये S। अगर ये S इधर लगाओ, R इधर लगाओ, तो P अपॉन Q बराबर क्या हो जाएगा, S अपॉन R हो जाएगा। आपको कंसेक्यूटिव साइड के लेना है, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। वहां पर देखना है न्यूमेरिकल में कौन कहां पर लगा है, तो P की वैल्यू रखोगे रो L अपॉन A डिवाइडेड बाय रो 100 माइनस L अपॉन A बराबर R अपॉन S। ठीक है, तो A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल। आपको क्या निकालना है, S निकालना, तो S बराबर R 100 माइनस L अपॉन L, ये आपका S का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इनको पलट देंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा S बराबर R L अपॉन 100 माइनस L। कई बार न्यूमेरिकल में जो L होता है वो इंच में दे देते हैं, तो इंच में अगर देते हैं तो उसको सेंटीमीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। अच्छा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारी की लगी रहती है, जितनी की का जो की आप निकाल दोगे वो रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की। ठीक है, 12th एमपी बोर्ड में अगर ये आता है तो पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल, पूरा एक्सपेरिमेंट पूछते हैं, और सीबीएसई में इस पे केवल न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, सीबीएसई में ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, आपके स्कूल में करवाया भी जाता है, तो आपको देखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर,
ठीक है। फिर आएगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स आर ओम। फिर बैलेंस लेंथ एल सेंटीमीटर। यहां पर फिर क्या आ जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। और फिर लास्ट में आ जाएगा एस बराबर आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी। सीरियल नंबर 1 2 3 बोर्ड एग्जामिनेशन में खाली छोड़ देनी है, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर भर देनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके प्रिकॉशंस। एक्सपेरिमेंट करते समय बहुत सारी सावधानियां ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। वो अपन बात करते हैं कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो अपन बात करते हैं प्रिकॉशन। तो फर्स्ट, ऑल कनेक्टिंग स्क्रू मस्ट बी टाइट, ठीक है। अब ये सर्किट है, सिंपल सा सर्किट नहीं होता, बहुत जगह स्क्रू वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं से भी सर्किट लूज नहीं होना चाहिए, सारे स्क्रू टाइट होने चाहिए। सेकंड, ऑल द कीज ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स मस्ट बी फिक्स्ड, ठीक है। तो आपकी अगर एक भी लूज हुई तो वो रेजिस्टेंस भी आपका सर्किट में जुड़ जाएगा, जो आप कैलकुलेशन में काउंट नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। तो सारी कीज अच्छे से फिक्स होनी चाहिए, जितने ओम का रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं बस वो की निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, करंट शुड बी फ्लो एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। करंट कब फ्लो करेंगे, जब आप रीडिंग वगैरह ले रहे हैं तभी करंट फ्लो करना है, नहीं तो अननेसेसरी करंट फ्लो करने से क्या होता है, वायर हीट अप हो जाता है और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज होता है, ठीक है। अगला, जॉकी क्या होता है, पेन होता है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है, जिससे अपन टच करके क्या निकालते हैं, नल पॉइंट यानी बैलेंस पॉइंट निकालते हैं। तो जॉकी शुड नॉट बी रब्ड ऑन वायर। जॉकी को वायर पे रगड़ना नहीं चाहिए, उसको टच करके देखना चाहिए कि कहां पर आपका नल पॉइंट मिल रहा है। अगर रगड़ेंगे तो आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। इफ जॉकी rubbed on wire, then area of cross section does not cross section does not remains uniform anymore, ठीक है, anymore, hence it give wrong value of अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ऐसा नहीं उसको रब करेंगे तो आपका क्या होगा, जहां पर रब करोगे उस पे क्या आ जाएंगे, स्क्रैच आ जाएंगे। तो स्क्रैच आने के कारण उसका एरिया जो है यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट नहीं होगा। तो ये हो जाते हैं आपके प्रिकॉशंस, किसके लिए, आपका मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं, प्रिकॉशन आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद एक चीज और आपसे पूछी जाती है, which material is used
which material is used which material is used to which material is used to used for wire of meter bridge एंड वायर। ठीक है, आप मीटर ब्रिज में किस मटेरियल का वायर यूज करते हैं और क्यों? ठीक है, तो वायर ऑफ मीटर ब्रिज is made up of constant or magnet which are alloy and have low, which are alloy, ये क्या है? alloy है, which are alloy and have low temperature coefficient so that there is no effect on resistance of wire of heat। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण हीट का वायर के रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक और इस तरह करके पॉइंट लिखेंगे, द बैलेंस पॉइंट should be near to mid of wire to minimize zero error। ठीक है, क्या होता है? आप जो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो की निकालते हो वो इस तरह से निकालनी पड़ती है कि आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो बिल्कुल मिडिल के आसपास आ जाए। एकदम मिडिल में नहीं बोला, लेकिन मिडिल के आसपास, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आ गया तो स्टार्टिंग में जो अपन वायर को बाउंड करते हैं तो वहां पर जो स्टार्टिंग जीरो होती है वो एग्जैक्ट जीरो पर लाई नहीं करता। तो उसके लिए जीरो एरर को रिमूव करने के लिए आपका जो मिड पॉइंट होता है वो आपका कहां पर होना चाहिए? मिड पॉइंट कहां पर होना चाहिए आपका? मिडिल के, सॉरी, बैलेंस पॉइंट कहां पर होना चाहिए? मिड पॉइंट के पास में या मिडिल के पास में होना चाहिए। अच्छा, डायग्राम में मैं स्केल बनाना भूल गया था। वायर के पैरेलली एक स्केल भी बनाई जाती है जिसपे अपन क्या करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं कि बैलेंस लेंथ एक्चुअल में कितनी है। तो ये आपका मीटर ब्रिज हो गया और उस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? अगली हेडिंग आप लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट। अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? द सब्सटेंस which ionize in aqueous solution, the substance which ionize in aqueous solution, hence pass electric current, is या are known as इलेक्ट्रोलाइट। यानी वो सारे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने पर
क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल H2SO4, NaCl, CuSO4, ZnSO4। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, CH3COOH एटसेट्रा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, the substance which ionize completely in aqueous solution, the substance which ionize completely in aqueous solution are known as स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एग्जांपल में आपका आ जाएगा NaCl, KCl, CuSO4, etc। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं, द सब्सटेंस which ionize partially in aqueous solution are known as weak electrolyte। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयनाइज नहीं होती बल्कि पार्शियली आयनाइज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म आती है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन अकेली बता दूंगा। बाकी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वो आपको अच्छे से याद रखनी, क्योंकि फिजिक्स में भी वही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका ये चीजें पूछी जा सकती। तो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट to its constituent element by passing electric current is known as इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिकम्पोज कर देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इसमें आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी आते हैं, तो दो लॉ हैं, वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, वो याद रखने हैं, फिजिक्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है, द डिवाइस which convert chemical energy
केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी are known as electrochemical cell or galvanic cell और वोल्टिक सेल। ठीक है, क्या हुआ कि ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले ये किसने बनाया था, गैल्वेनिक ने बनाया था, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। वोल्टा ने इसमें प्रॉपर करेक्शन की थी, इसलिए वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप का होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप का होता है। फर्स्ट प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। दो टाइप का सेल होता है, फर्स्ट प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, द सेल which cannot be recharged, the cell which cannot be recharged after use is known as primary cell। example dry cell, Laclanchi cell, बटन सेल एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, द सेल which can be recharged after use is known as secondary cell। For example lead storage cell, Nephe cell, निकेड सेल। ठीक है, ये आपके सेकेंडरी सेल। तो आपका क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं और कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज हो जाते हैं और कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू एलिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसमें फेराडेज लॉ भी आते हैं, वो ऑलरेडी अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीजें अपन को डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, जिसको यूज के बाद दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिसको यूज के बाद दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, उसको सेकेंडरी सेल। इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो डिफरेंस में ऑलरेडी केमिस्ट्री में लिखवा चुका हूं, आपको वो पढ़ लेना है। केमिस्ट्री में काफी सारी चीजें इसकी पढ़नी है, तो वो वहां पर याद करोगे तो वही यहां पर आपको लिखनी रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो टर्म आएंगी, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इनका रिलेशन, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना।
इसको अच्छे से पढ़ लेना, मीटर ब्रिज को अच्छे से पढ़ लेना, उसमें पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेना, क्योंकि उसमें कई टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।